हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस सामान्य विज्ञान का अति महत्वपूर्ण टॉपिक। उससे रिलेटेड हमारे 6 महत्वपूर्ण टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो कि हैं हमारे वैज्ञानिक यंत्र और उपकरण, जो कि हमारा फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ऊर्जा को परिवर्तन करने की विधियां, जो भी हमारे उपकरण हैं जो ऊर्जा रूपांतरण के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे हमारा मोटर हो गया, डायनमा हो गया, लाउड स्पीकर हो गया। ठीक है, प्रमुख चिकित्सक उपकरण विधियां, जो कि हमारा जीव विज्ञान का भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अलावा हम देखेंगे विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं। ठीक है, जैसे बात करें हमारे एंथ्रोपोलॉजी, एंटोमोलॉजी और हमारा आर्थोलॉजी है, बायोमेट्री है, इसके अलावा कॉस्मोलॉजी, हमारा साइटोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो भी हमारे विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार, जितने भी हमारे वैज्ञानिक आविष्कार हैं, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और हमारा जो बायोलॉजी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि वर्तमान में पूछे जाने लगे हैं, जो भी हमारे रिसेंट के पेपर हैं, एग्जाम हुए हैं, उनके अंदर ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सारे 6 टॉपिक्स को हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। हमारा ऑडियोमीटर, जहां हम ऑडियो से रिलेट करेंगे हमारा ऑडियोमीटर। तो ऑडियो मतलब कि साउंड। ठीक है, तो साउंड से रिलेट करेंगे हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब कि ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हमारा क्या मेजर किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब कि साउंड की जो ध्वनि है उसकी तीव्रता को मापा जाता है। उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे हम ऑडियोमीटर। तो एक ऐसी डिवाइस जिस यंत्र द्वारा हमारा क्या किया जाता है, जो ध्वनि की तीव्रता है, ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है, उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे ऑडियोमीटर। तो पहला डिवाइस क्लियर हो गया हमारा ऑडियोमीटर, जिसके द्वारा हमारा ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है एनीमोमीटर। ठीक है, तो एनीमोमीटर का काम क्या है हमारा, एनीमोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हमारा स्पीड ऑफ एयर या हमारी वेलोसिटी ऑफ एयर मापी जाती है। मतलब कि एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर क्या है, इसके द्वारा वायु की गति का मापन किया जाता है। तो वायु की गति को मापने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं हम, एनीमोमीटर का। उसके बाद आता है हमारा विद्युत धारा को मापने का यंत्र। तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर ही हम रेजिस्टेंस लगा के सीरीज में और पैरेलल में 2 डिवाइस बनती है, एक एमीटर, एक हमारा वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर को तो हम जानते हैं, वोल्ट मीटर मतलब कि विभवांतर। तो वोल्ट मीटर का काम होता है हमारा विभव या विभवांतर, वोल्टेज को मेजर करना। जबकि एमीटर, ठीक है, जिसका यदि हम बात करें सिंबल की, तो सिंबल क्या होता है, यदि एमीटर की बात करें तो ये क्या है हमारा एमीटर का सिंबल है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक डिवाइस है जिसके द्वारा हमारी क्या नापी जाती है, विद्युत धारा। मतलब कि यदि विद्युत धारा की बात करें तो विद्युत धारा किसे बोलते हैं हम, करंट को। तो करंट किसके द्वारा मेजर किया जाता है, हमारा एमीटर के द्वारा। तो एमीटर एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, ऐसा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हमारा विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें बैरोमीटर। तो आपने बहुत एग्जाम में सुना होगा ये बैरोमीटर। इसका काम होता है हमारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसका मेजरमेंट करना। आपने प्रेशर सुना ही होगा, प्रेशर का मतलब क्या होता है, यदि हम बात करें प्रेशर की, तो प्रेशर होता है हमारा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम बात करें तो P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू F अपॉन A होता है। वो भी कैसा एरिया, परपेंडिकुलर एरिया। मतलब कि जैसे मान लिया हमने नाइफ का एग्जांपल लेते हैं, तो नाइफ जितना धारदार होगा, पैना होगा, मतलब जितना उसका एरिया कम होगा, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज़्यादा। जैसे मान लिया आप दलदल के अंदर खड़े हो, तो दलदल के अंदर यदि आप पैर के बल खड़े हो तो आप डूबना शुरू हो जाओगे, लेकिन यदि आप लेट जाओगे तो नहीं डूबोगे। जैसे मान लिया आपने एक नेल लिया, नेल मतलब कि चोबिया, उसके ऊपर खड़े हुए तो आपका जो पैर है उसके अंदर धंस जाएगा। लेकिन यदि आप बहुत सारे 10-15 आपने नेल एक साथ इकट्ठे कर लिए, उसके बाद उसके ऊपर पैर रखा, तो आपका पैर ईजिली उसके ऊपर रख जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर हमारा जैसे जैसे हम एरिया को कम करेंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम एरिया को बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये जो नाइफ है, चाकू वाला पोर्शन भी हमारा किस पे बेस है, हमारा जो प्रेशर की थ्योरी है इसी पे बेस है। ठीक है, तो प्रेशर क्या होगा हमारा, सिंपल भाषा में हमने देख लिया, प्रेशर होता है हमारा परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो हमारा वायुमंडलीय दाब है, जो कि हमारा अप्रॉक्स कितना होता है, एक बार यदि आपसे पूछा जाए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसके बराबर होता है, तो वैसे तो हमारा 1.0325 बार के बराबर होता है। मतलब लगभग मान सकते हैं हम 1 बार के बराबर होता है हमारा एक वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब जिसके द्वारा मापा जाता है उसे कहते हैं हम बैरोमीटर। तो कौन सी डिवाइस है हमारी,
बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हमारा क्या मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब, जो हमारा वायुमंडलीय दाब है उसको मापा जाता है। तो बैरोमीटर आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यदि हम बात करें जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो देखेंगे हम इसके अंदर, जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आता है हमारा कोनोमीटर। ठीक है, यदि बात करें हम कोनोमीटर की, तो कोनोमीटर क्या है, जो कोनो जहां देखा होगा आपने वो होता है टाइम से रिलेटेड, जैसे हमारा कॉनोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्टडी ऑफ टाइम। तो ऐसे ही कॉनोमीटर होता है जलयानों में, जो हमारा सही समय का पता लगाता है वो होता है कॉनोमीटर। ठीक है, तो कोनो मतलब कि राइट टाइम और मीटर मतलब कि मीजरमेंट। तो राइट समय का, जलयानों के अंदर जो सही समय का पता लगाता है वो क्या होता है हमारी, वो कौन सी डिवाइस होती है, वो होती है हमारी कॉनोमीटर। ठीक है, तो ये होगा जलयानों के अंदर सही समय का पता लगाने के लिए किसका यूज होता है, हमारे कॉनोमीटर का। ठीक है, उसके बाद यदि नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो वो आ जाता है हमारा कैस्कोग्राफ। तो कैस्को का मतलब क्या, कैस्कोग्राफ का मतलब हो गया हमारी ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो प्लांट्स की ग्रोथ मेजर करने के लिए किसका यूज होता है, हमारे कैस्कोग्राफ का यूज होता है। ठीक है, तो पौधे की वृद्धि, तो हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं पौधे की वृद्धि को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, हमारा कैस्कोग्राफ। उसके बाद हमारा फेदोमीटर। ठीक है, जैसे यदि बात करें हम फेदोमीटर के अलावा यदि बात करें, जैसे नॉटिकल मील दिया होता। ठीक है, तो एक नॉटिकल मील का मतलब क्या हुआ, एक नॉटिकल मील मतलब हुआ समुद्र के अंदर जो दूरी मापी जाती है वो नॉटिकल मील में मापी जाती है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए, ठीक है, समुद्र के अंदर गति जो मापी जाती है वो नॉट के अंदर मापी जाती है। 1 नॉट, 2 नॉट, नॉट का मतलब हुआ हमारा 0.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नॉट में। यदि समुद्र की गहराई किस में नापी जाती है, तो वो में नापी जाती है फैदम में। उस फैदम से ही बना है हमारा समुद्र की गहराई, जिस यूनिट के अंदर, जिस इकाई के अंदर मापी जाती है उसे बोलते हैं फैदम। उस फैदम से बना है फैदोमीटर। ठीक है, तो फैदोमीटर क्या हो जाएगा हमारा, फैदोमीटर एक ऐसी डिवाइस हो जाएगी जिसके द्वारा हम क्या नापते हैं, समुद्र की गहराई, मतलब कि किसके अंदर, ओशियन डेप्थ, जो डेप्थ का नापी जाती है गहराई किसके द्वारा, फैदोमीटर। और गहराई की यूनिट भी क्या होती है हमारी, फैदम। तो उसी से रिलेट कर लेंगे हम फैदोमीटर। तो मतलब कि समुद्र की गहराई मापने का यंत्र है हमारा फैदोमीटर। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। पहला हमारा कोनोमीटर, जिसका काम क्या है हमारा, जलयानों में सही समय पता करना। दूसरा हमारा कैस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि मापने के लिए। उसके बाद तीसरा फैदोमीटर, मतलब कि समुद्र की गहराई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट यंत्र की, तो वो आ जाता है हमारा गाइगर मूलर काउंटर। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर ये। ठीक है, तो गाइगर मूलर काउंटर, तो ये क्या है, किसी रेडियो एक्टिव स्रोत, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उससे निकलने वाली जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, जो स्वतः भेदी किरणें उसके अंदर से निकलती हैं, उनकी गणना करने के लिए जिसका यूज होता है उसे बोलते हैं हम गाइगर मूलर काउंटर। ठीक है, इसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है, हमारी रेडिएशन जो कि किससे निकलती है, कोई भी रेडियो एक्टिव सोर्स है उससे निकलने वाली जो विकिरण है, जो रेडिएशन है, उनकी गणना करने के लिए किसका यूज किया जाता है, हमारा गाइगर मूलर काउंटर का। मतलब कि किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाली विकिरण रेडिएशन की गणना की जाती है किसके द्वारा, गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके अंदर हाइड्रोमीटर। बहुत बार रिपीट हुए हैं दोनों, हाइग्रो और हाइड्रो। ठीक है, इनमें कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे। ठीक है, यदि हम बात करें सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोमीटर। जैसे कि यहाँ पे मेंशन है हाइड्रो, तो हाइड्रो तो आप जानते हो, हाइड्रो का मतलब है वाटर रिलेटेड थिंग्स। तो हाइड्रो का मतलब हुआ हमारा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर या लिक्विड। तो लिक्विड से रिलेटेड चीजें जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी, हमारी हाइड्रोमीटर के अंदर। मतलब कि हाइड्रोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा द्रवों की आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का एक यंत्र है क्या, हमारा हाइड्रोमीटर। मतलब कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड यदि मेजर की जा रही है वो हाइड्रोमीटर के द्वारा। फिर आता है हमारा हाइग्रो। हाइग्रो, तो हाइग्रो रिलेटेड होता है हमारा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता से रिलेटेड होता है। तो इसका मतलब हाइग्रोमीटर क्या है, हाइड्रो तो पानी से रिलेटेड है, वाटर से। तो ये इंटेंसिटी ऑफ वाटर, इंटेंसिटी ऑफ लिक्विड नापेगा, मतलब कि आपेक्षिक घनत्व किसका, द्रवों का। यदि हाइग्रोमीटर पूछा जा रहा है तो हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, मतलब कि आर्द्रता। तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, हमारा हाइग्रोमीटर। तो बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ये हाइड्रो ये हाइग्रो। ठीक है, तो हाइड्रो द्रव का अपेक्षिक घनत्व, हाइग्रो वायुमंडल की आर्द्रता। भाई इतना याद रखना, मतलब कि एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। तो आई थिंक आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे, एक है हमारा हाइड्रोमीटर, एक है हमारा हाइग्रोमीटर। ठीक है, उसके बाद आता है लैक्टोमीटर। तो लैक्टिक एसिड हो गया, मतलब कि जहां भी लैक्टो वर्ड आ गया समझ जाओ कुछ ना कुछ दूध दही से रिलेटेड है। इसका मतलब यदि यहाँ पे हमने जैसे देखा लैक्टोमीटर, तुरंत माइंड में ऑप्शन से जाएंगे हम तुरंत, हमारी इससे नापा जाता है हमारा दूध की शुद्धता। तो दूध की शुद्धता मतलब कि प्योरिटी ऑफ मिल्क किसके द्वारा मेजर की जाती है, हमारा लैक्टोमीटर के द्वारा। तो आप देख सकते हो लैक्टोमीटर किसके लिए यूज होगा, हमारा
दूध की शुद्धता मापने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मैनोमीटर, जैसे हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर, हमारा यूट्यूब मैनोमीटर, ठीक है, आपने देखा होगा यदि फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसके अंदर है हमारी जो द्रव यांत्रिकी है उसके अंदर आता है। तो इसके द्वारा क्या किया जाएगा, हमारे गैसों का दाब मतलब कि प्रेशर ऑफ गैसेज किसके द्वारा मेजर किया जाता है, हमारा मैनोमीटर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर होते हैं हमारे, इन्वर्टेड मैनोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, जिनके द्वारा हमारा क्या नापा जाता है, गैसों का दाब नापा जाता है। तो एक डिवाइस है मैनोमीटर जिसके द्वारा क्या मापा जा रहा है, हमारा गैसों का दाब, ठीक है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा पेरिस्कोप, ठीक है। तो यदि पेरिस्कोप की बात करते हैं तो पेरिस्कोप क्या है, हमारा जो पनडुब्बी है, पनडुब्बी में प्रयुक्त किया जाता है किसको, पेरिस्कोप को। इसका काम क्या होता है, इसकी सहायता से जो समुद्र की सतह है, जो सरफेस ऑफ ओशियन है, उसका क्या किया जाता है, आकलन किया जाता है किसके अंदर, हमारा पेरिस्कोप के अंदर। मतलब कि पेरिस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसका पता करते हैं, मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की सतह का आकलन किया जाता है, जो सरफेस ऑफ वाटर है, ठीक है, सरफेस ऑफ ओशियन है, उसका पता किसके द्वारा किया जाता है, पेरिस्कोप के द्वारा। फिर आता है पायरोमीटर, ठीक है, एक होता है क्रायोमीटर, एक होता है पायरोमीटर। तो क्रायो का मतलब होता है निम्न ताप। यदि आपसे पूछ लिया जाए क्रायोजेनिक सुना होगा जैसे आपने, तो जहां क्रायो आ गया इसका मतलब है लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। और जहां पायरो आ जाए, पायरो का मतलब है वेरी हाई टेम्परेचर। इसका मतलब यहां पे क्या मेंशन है, हमारा पायरोमीटर। तो पायरोमीटर का मतलब होता है हमारा उच्च ताप का मापन करना। हाई टेम्परेचर का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, हमारा पायरोमीटर के द्वारा। तो पायरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा उच्च ताप का मापन किया जाता है। तो क्या आ जाएगा, हमारा उच्च ताप का मापन किसके द्वारा किया जाएगा, पायरोमीटर के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी एक और डिवाइस हो गई, हमारा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो क्या क्या, हमारा पेरिस्कोप मतलब कि जो समुद्र की सतह है उसका पता करने के लिए, पायरोमीटर उच्च ताप के मापन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर आता है रेन गेज। तो नाम से ही पता चल रहा है वर्षा का मापन यंत्र है हमारा क्या, रेन गेज। तो रेन गेज क्या है हमारा, सीधा सीधा सिंपल याद रखना है हमको, ये आ जाएगा हमारा वर्षा मापन यंत्र। उसके बाद यदि हम बात करें हमारा सिज्मोग्राफ, तो सिज्मोग्राफ क्या है, सिज्मोग्राफ या सिज्मोमीटर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारा भूकंप की तीव्रता मापने हेतु किसका प्रयोग होता है, हमारा सिज्मोग्राफ का, ठीक है। सिज्मो का मतलब ही होता है अर्थक्वेक। तो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका यूज होगा, हमारा जो हमारा सिज्मोग्राफ है या सिज्मोमीटर, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट यंत्र है हमारा, आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, तो वो है हमारा स्फिग्मोमीटर, जो कि डॉक्टर के पास होता है, ठीक है। तो स्फिग्मोमीटर का काम क्या होता है, तो स्फिग्मोमीटर जो है वो है हमारा ब्लड प्रेशर नापने के लिए। जो आपने सिस्टोलिक डायस्टोलिक देखते हैं ना, सिस्टोलिक डायस्टोलिक का मतलब क्या है, सिस्टोलिक मतलब कि जिस प्रेशर से हमारा ब्लड हार्ट से बॉडी के अन्य पार्ट में जाता है और बॉडी के अन्य पार्ट से जब हार्ट के पास तक आता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक। स्टोलिक होता है हमारा 120 mm ऑफ Hg। मतलब कि यदि दो तरीके के प्रेशर होंगे, मतलब दो तरीके के हमारा ब्लड प्रेशर होता है, एक होता है हमारा हाइपरटेंशन, एक होता है हमारा हाइपोटेंशन। यदि वैसे नॉर्मल हेल्दी पर्सन जो होता है उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, हमारा नॉर्मल तरीके से आपने यही देखा होगा लिखा हुआ 120/80। तो 120 का मतलब है कि उसका मैक्सिमम जो ब्लड प्रेशर होगा वो 120 होगा, जिससे हमारा हार्ट से बॉडी के पार्ट्स में, जिस प्रेशर से हमारे बॉडी के पार्ट्स में जा रहा है ब्लड वो, और ये होगा उसका मिनिमम प्रेशर 80। यदि 120 से ज़्यादा होता है, मतलब कि ये यही प्रेशर लिखा हुआ होता है 140/90, मतलब कि 140/90 लिखा हुआ होता, तो ये है हाइपरटेंशन मतलब कि हाई बीपी। और यदि यहीं पे होता हमारा 100/60, तो इसे बोलते हैं हम लो ब्लड प्रेशर मतलब कि हाइपोटेंशन, ठीक है। तो बस हमें ये देखना है कि स्फिग्मोमीटर जो होता है, स्फिग्मोमीटर का मतलब होता है जो हमारा डॉक्टर कभी गए हो पट्टी सी बांधता है, उसके बाद क्या करता है हमारे फुस करके उसमें प्रेशर सा बढ़ता है, उसके बाद उसे छोड़ता है। जब बिल्कुल प्रेशर उसके अंदर से निकल जाता है वो वहाँ पे लब डब की आवाज़ आएगी, मतलब कि डब डब की आवाज़ आएगी, सुन लेगा वो, ठीक है। तो उससे अब तो वैसे हमारे डिजिटल स्फिग्मोमीटर आ रहे हैं, उसमें पता चल जाता है, ठीक है। जैसे हम लगाते हैं बटन दबाते हैं, बटन दबाने के बाद तुरंत पता चल जाता है कि बीपी हाई है बीपी लो है, मतलब कि लिखा आ जाता है। तो डिजिटल स्फिग्मोमीटर भी आने लगे हैं, लेकिन पहले जो डॉक्टर अब भी यूज करते हैं जो मैकेनिकल स्फिग्मोमीटर होता है उसका यूज किया जाता है हमारा रक्तदाब मापने के लिए, ठीक है। तो रक्तदाब का मतलब क्या हुआ, यदि हम बात करें रक्तदाब, तो रक्तदाब हो गया हमारा ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए हमारा किसका यूज होगा, हमारे स्फिग्मोमीटर का।
ठीक है। तो रक्तदाब मापने का एक यंत्र है क्या हमारा, स्फिग्मोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यंत्र सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है। मतलब कि ये जो सोनार है वो किस तरीके से लिखा होगा, ये वाला सोनार है, ये सोनार, ठीक है, जिसका मतलब क्या होगा, साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग, इसकी फुल फॉर्म है, जिसके द्वारा क्या मेजर किया जाता है हमारा, समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है, किसके द्वारा, सोनार के द्वारा, ठीक है। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसिप्टर लगा होता है। ट्रांसमीटर से हमारे जो अल्ट्रासोनिक वेव है वो जाएंगी नीचे जाके उस ऑब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाके टकराएंगी, ठीक है, फिर वापस आएंगी। तो हम उससे क्या पता कर लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट है नीचे, ठीक है। तो इस सोनार का यूज किया जाता है हमारा पनडुब्बी वगैरह, जहाज वगैरह में हम किसका यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाता है सोनार के बाद हमारा ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर तो आपने अपने घर के पास लगा हुआ देखा ही होगा। तो ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है इसका काम होता है हमारा वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर आपने सुना होगा, ठीक है। ऊंचाई वोल्टेज अप, वोल्टेज डाउन, मतलब कि ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का मतलब भी होता है हमारा वोल्टेज को कम या अधिक किया जाता है, किसकी सहायता से, हमारे ट्रांसफार्मर की सहायता से। तो ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हमारा क्या किया जाता है, वोल्टेज रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर आपने देख लिया, ये भी एक डिवाइस है, हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट यंत्र आ जाता है हमारा, ये यंत्र हमने कंप्लीट कर लिए जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट यंत्र थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र। तो यदि हम बात करें ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र की, तो सबसे पहला जो यंत्र आता है इसमें वो आता है हमारा विद्युत सेल, जो हमारा क्या होता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक सेल। तो इलेक्ट्रिक सेल का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिक सेल का काम होता है हमारा केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना, हमारा केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसका मतलब आप नॉर्मल भाषा में क्या कह सकते हैं, विद्युत सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। ये प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल होते हैं। मतलब कि एक सेल तो ऐसा होता है जिसे हम बस एक बार चार्ज करके दोबारा चार्ज कर सकते हैं। एक सेल ऐसा होता है बस एक बार चार्ज होता है उसके बाद क्या हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल है, लेकिन विद्युत सेल ही, विद्युत सेल का काम यही होगा, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करा जाएगा किसके अंदर, हमारा केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, हमारी विद्युत ऊर्जा के अंदर, बस काम यही होगा। तो विद्युत सेल का काम आपको पता चल गया होगा। उसके बाद यदि हम बात करें ऊर्जा के परिवर्तन में, तो सेकंड आ जाता है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक सेल, जिसे हम सोलर सेल, फोटो वोल्टेक सेल के नाम से भी जानते हैं। तो यदि बात करें हम फोटो इलेक्ट्रिक सेल की, तो ये इसका काम क्या है, इसका काम है हमारा प्रकाशिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मतलब कि विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो फोटो इलेक्ट्रिक, आपसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल पूछा जाए, हमारा सोलर सेल पूछा जाए, या फिर हमारा फोटो वोल्टेक सेल पूछा जाए, तो तीनों का ही हमारा जो काम होता है ऊर्जा के परिवर्तन में, तो वो होता है प्रकाशिक ऊर्जा, मतलब कि लाइट एनर्जी को विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। वही काम इसका है यहाँ। यदि फिर उसके बाद हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट की बात करें, तो वो आ जाता है हमारा डायनमा। डायनमा या आपने सुना होगा जनरेटर। तो जनरेटर तो होता है एसी, मतलब कि जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है उसके केस में, उसका काम भी वही होता है, हमारा मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक एनर्जी में। यदि यहाँ पे मतलब कि इसके स्थान पे हमारा क्या दिया होता, जनरेटर भी दिया होता, इसका भी काम यही होता है, जनरेटर। तो जनरेटर का काम भी क्या होता है, हम इसे क्या देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी, ये कन्वर्ट किस में करता है, हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। सेम काम डीसी लेवल पे, डायरेक्ट करंट के लेवल पे किसका होता है, यही सेम काम होता है डायनामो का। तो डायनामो भी क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब कि विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट, वो यांत्रिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट होती है, हमारी विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट कर दी जाती है, जनरेटर के द्वारा भी और डायनामो के द्वारा भी। तो डायनामो जो हमारी बाइक वगैरह है, कार वगैरह है, इनमें लगा होता है बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो यदि डायनामो की बात करें, तो डायनामो एक ऐसी इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका काम क्या है, हमारा मैकेनिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो ये क्या कर देगी हमारी, यदि डायनामो आपसे पूछ लिया जाए, डायनामो या जनरेटर, इसका काम होता है हमारा मैकेनिकल एनर्जी को हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट होता है हमारा, इसी के अंदर यदि हम नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफोन, ठीक है। तो माइक्रोफोन का काम क्या है, माइक्रोफोन तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो माइक्रोफोन का काम क्या है हमारा, माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसमें क्या होगा, हम देंगे साउंड एनर्जी, और वो साउंड एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, माइक्रोफोन। तो साउंड ही तो देते हैं उसमें, तो साउंड जो ध्वनि ऊर्जा है, साउंड एनर्जी, उसे कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में। तो माइक्रोफोन एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यदि हम बात करें हमारा जनरेटर का अपोजिट, तो जनरेटर और डायनामो का अपोजिट होता है हमारा मोटर। तो मोटर का काम क्या है, जैसे ही हम घर पे मोटर लगी हुई देखते हैं, तो मोटर क्या करती है, हमने जैसे ही स्विच ऑन किया तुरंत मोटर चलनी स्टार्ट, मतलब कि स्विच ऑन करती है, हमने कौन सी एनर्जी दी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, उसने रोटेशन में कन्वर्ट कर दी, तो वो कौन सी हुई, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा। मतलब कि मोटर एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है,
जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमारी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे कहेंगे हमारा मोटर। उसके बाद यदि हम बात करें, हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट आ जाता है इसके अंदर हमारा सितार, ठीक है, वायलिन। तो सितार की बात करें तो सितार के अंदर क्या है हमारा, यदि सितार की बात करें तो सितार का काम है हमारा जो यांत्रिक ऊर्जा है, मैकेनिकल एनर्जी को, उसे कन्वर्ट करना हमारी किस में, हमारी साउंड एनर्जी में। मतलब कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, साउंड एनर्जी में। मतलब कि ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा सितार, आपने देखा भी होगा। उसके बाद यदि हम बात करें हमारा इंजन, तो इंजन का काम क्या होता है, आपने देखा भी होगा, जो चारा काटने मशीन होती है या किसी कंपनी में देखा हो, इंजन का काम क्या होता है, इंजन का काम होता है हम उसे फ्यूल देते हैं। मतलब कि जो जीवाश्म है, जो हमारा जैव ईंधन है, चाहे हम बात करें डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल, जो भी हम उसके अंदर डालते हैं, उसमें हमने क्या दिया उसे, उससे उसके अंदर क्या होगी, हमारा जो कंबशन है वो होता है किसके अंदर, उसके इंजन के अंदर। तो इसका मतलब क्या होगा, हमने उसे दी ऊष्मा, क्या दी, इंजन की बात करें तो इंजन क्या देगा, सबसे पहले हमने दी उसे हीट, ऊष्मा, और ऊष्मा को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। जैसे हमने उसके अंदर फ्यूल डाला, फ्यूल उसके सिलेंडर के अंदर गया, सिलेंडर के अंदर हमारे कंजप्शन हो गया, हमारा कंप्रेशन साइकिल, सक्शन साइकिल, पावर साइकिल, ये साइकिल हुई। उसके बाद क्या हुआ, वो फ्यूल बर्न होकर उसने क्या प्रोवाइड कर दी वहाँ पे, एनर्जी, मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब इंजन एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, हमारी हीट को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। तो हीट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, इंजन के अंदर, ठीक है। इस इंजन का जस्ट उल्टा होता है हमारा हीट पंप, ठीक है। तो हीट पंप क्या है ये हम आगे डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी हम इंस्ट्रूमेंट स्टडी करें तो इंस्ट्रूमेंट में हमने इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऊष्मा को हमारी किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाता है लाउड स्पीकर। आपने सुना होगा लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, यदि हम बात करें लाउड स्पीकर की, तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम इसे देते हैं, ये इसे ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एक ऐसी युक्ति है, ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है, हमारा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो आई होप आपको लाउड स्पीकर भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट डिवाइस, तो ये डिवाइस जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट थी, जो आज तक हमारे किसी भी एग्जाम में पूछी गई हैं, वो मैंने यहाँ पे क्या कर दी, मेंशन कर दी सभी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसके अंदर है फिजिक्स के अंदर, जो नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा प्रमुख चिकित्सीय उपकरण, ठीक है। तो जो चिकित्सीय उपकरण है, वैसे तो ये बायोलॉजी का भी टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स के अंदर भी एक दो टॉपिक इसके अंदर पूछे जाते हैं। जैसे हम बात करें उपकरण के अंदर ही, क्योंकि उपकरण हमने फिजिक्स के अंदर डिस्कस किए हैं, तो ये भी हमने यहीं पे मेंशन कर दिए हैं। जितने भी हमारे चिकित्सीय उपकरण है उसमें फिजिक्स और वैसे बायोलॉजी दोनों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो हमने ये भी यहीं पर डिस्कस कर दिए। जैसे बात करें सबसे पहले पेस मेकर, तो पेस मेकर का काम क्या है, पेस मेकर हमारी डिवाइस है जो कि क्या करती है, एक तरीके से हमारा आर्टिफिशियल हार्ट है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारा इस उपकरण द्वारा हृदय में नियमित रूप से संपादन या फिर धमनियों में रक्त प्रवाहित किया जाता है। एक तरीके से आर्टिफिशियल हार्ट का काम करता है हमारा पेस मेकर, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक डिवाइस है, हमारी इंस्ट्रूमेंट है, जो कि किसके अंदर यूज होता है, हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज होता है, हमारा क्या, पेस मेकर। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी, यहाँ पे इंजन क्लच गियर नहीं है, ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसमें जैसे ईसीजी आपको दे दिया जाएगा, पूछेगा आपसे कि इसके अंदर जी का क्या मतलब है, ठीक है, इसके अंदर सी का क्या मतलब है, ऐसे पूछ लिया जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, तो हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या पूछा जाएगा, ईसीजी का काम क्या होता है, तो ईसीजी का हमारा काम होता है हमारा हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाना, ठीक है। ईसीजी आपने कराई होगी, उसके अंदर लाइनिंग सी होती है, ठीक है। तो ईसीजी का मतलब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हृदय संबंधी सभी बीमारियों का क्या लगाया जाता है, पता लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हो गया। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसी के अंदर आता है हमारा इलेक्ट्रोएन्सीफो, हमारा जो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ या इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ बोलते हैं इसे वैसे तो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ, ईईजी, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है हमारा, वैसे यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, ठीक है, मतलब कि अजीब तरीके से लिख दिया है, ये ऐसे लिखा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करो। तो ये क्या आ जाएगा हमारा ईईजी। तो जो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफ है, इसका काम होता है हमारा मस्तिष्क, जो हमारी माइंड से रिलेटेड जितनी भी हमारी बीमारियां हैं उनका पता लगाने के लिए। तो मस्तिष्क से जुड़ी जो हमारी बीमारियां हैं उनका जो निरूपण किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, हमारा
एनसीफेलोग्राफ के द्वारा, ईईजी के द्वारा किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ईसीजी भी याद रखना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ भी, और ईईजी भी याद रखना है। दोनों डिवाइस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुई है एग्जाम के अंदर, ठीक है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रूमेंट आ जाता है, चिकित्सक इंस्ट्रूमेंट, वो है ऑटो एनालाइजर। तो यदि हम बात करें ऑटो एनालाइजर की, तो ऑटो एनालाइजर का काम क्या है ये भी देख लेते हैं। तो ऑटो एनालाइजर का मतलब है जो ग्लूकोज और यूरिया है हमारे अंदर, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उनकी जांच करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम ऑटो एनालाइजर, ठीक है। मतलब कि ग्लूकोज हमारा जैसे हमारा ग्लूकोज के अंदर, क्योंकि किसका टाइप है, हमारा कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, इसके अलावा हमारा यूरिया, हमारा कोलेस्ट्रॉल, इन इत्यादि चीज़ों की जांच करने के लिए जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसे ही बोलते हैं हम क्या, हमारा ऑटो एनालाइजर। उसके बाद हम नेक्स्ट डिवाइस की बात करें तो वो आता है सीटी स्कैन, ठीक है। तो सीटी स्कैन तो आपने सुना ही होगा, बहुत ही फेमस है। तो सीटी स्कैन का काम क्या होता है, दिमाग, जो हमारा शरीर है, पूरे शरीर की जितनी भी शरीर के अंदर हमारे एक तरीके से इरेगुलरिटीज़ हैं उनका पता करने के लिए किसका यूज होता है, हमारा सीटी स्कैन का। वैसे तो मस्तिष्क के लिए यूज किया जाता है मेनली इसका, लेकिन यदि हम बात करें हमारा सीटी स्कैन, तो इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है। किसके द्वारा, वैसे सीटी स्कैन किसके लिए फेमस है, हमारा माइंड के लिए फेमस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा सीटी स्कैन। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है हमारा बायोप्सी। तो बायोप्सी क्या है, बायोप्सी आपने बहुत सुना होगा, कैंसर की जांच करने के लिए किसका यूज होता है, हमारा बायोप्सी का यूज होता है। तो क्या आ जाएगा हमारा, यदि बायोप्सी आपसे पूछ ले जाए तो बायोप्सी का यूज होता है कैंसर की जांच करने के लिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। उसके बाद हमारा एक एलिसा टेस्ट होता है। तो एलिसा टेस्ट होता है हमारा एड्स की परीक्षण करने के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो एड्स का परीक्षण करने के लिए किसका यूज होता है, एड्स, AIDS, एड्स, जो कि किस वायरस से होता है, हमारा HIV वायरस से होता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यू डिफिशियंसी वायरस इसकी फुल फॉर्म में पूछी जाती है, और इसकी एक्वायर्ड इम्यू डिफिशियंसी वायरस किसकी फुल फॉर्म है, हमारा एड्स की फुल फॉर्म है, जो कि वायरस से होने वाली एक डिसीज है, ठीक है। कौन सा वायरस, हमारा HIV वायरस, ठीक है। तो ये इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, हमारा एलिसा टेस्ट होता है, जो कि एड्स के परीक्षण के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट देख लिया, ठीक है। फिर बात करें हमारा एक होता है ऑटोप्सी। तो ऑटोप्सी जो हमारा डिवाइस है, चिकित्सक डिवाइस है, इसका काम क्या होता है, ऑटोप्सी का काम वो तो था, यदि उसकी बात करें तो वो तो कैंसर के लिए था। ये ऑटोप्सी है, ये जो मृत शरीर है, हमारे डेड बॉडी है, ठीक है, जो हमारा मृत शरीर होता है उसकी जांच, या जो पोस्टमार्टम किया जाता है, हमारा पोस्टमार्टम के टाइम पे जो हमारी जांच की जाती है उसके लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, हमारा ऑटोप्सी कहते हैं, ठीक है। ऑटोप्सी एक यंत्र है, चिकित्सक यंत्र है, जो कि क्या होगा, मृत शरीर की जांच करेगा, या जो पोस्टमार्टम है, ठीक है, पोस्टमार्टम किया जाता है ना बॉडी का, उसके अंदर जो सारी जांच की जाती है वो ऑटोप्सी के द्वारा ही जांच की जाती है। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा टूबेक्टोमी, बहुत इंपॉर्टेंट है टूबेक्टोमी। तो टूबेक्टोमी का यूज होता है स्त्री की नसबंदी, ठीक है, जो हमारी स्त्री की नसबंदी की जाती है उसके लिए एक टर्मोलॉजी यूज होती है, क्या हमारी, क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की भी की जाती है, ठीक है, पुरुषों की टर्मोलॉजी क्या है उसे भी देखेंगे हम। तो पुरुषों के लिए जो जिसका यूज किया जाता है वो देख लो एक बार, तो वो हो जाएगी हमारी हमारी क्या, वेसेक्टोमी। तो यदि वेसेक्टोमी, एक ट्यूबेक्टोमी होती है, एक वेसेक्टोमी। यदि ट्यूबेक्टोमी आपसे पूछा जाए तो वो है स्त्री की नसबंदी को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, और जो पुरुष है, जो पुरुषों की जो नसबंदी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम हमारा वेसेक्टोमी। तो आपको ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो इसी के अंदर हमारा नेक्स्ट आएगा जो कि चैप्टर है हमारा, जिस चैप्टर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ठीक है। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, वैसे तो ये भी हमारा जीव विज्ञान, जो हमारा बायोलॉजी है, और भौतिक विज्ञान, दोनों से रिलेटेड जितने भी हमारी शाखाएं हैं वो हमने इसके अंदर मेंशन की हैं, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी गई हैं या फिर आने वाले एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको भी डिस्कस करना। तो सबसे पहले हमारा क्या नाम है नेक्स्ट चैप्टर का, हमारा ये चैप्टर है हमारा विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, जिसके अंदर सबसे पहली जो शाखा है वो है हमारी एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रो का मतलब क्या होता है, एंथ्रो का मतलब मनुष्य, मतलब कि मानव। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही हमारा एंथ्रोपोलॉजी का मतलब अध्ययन, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, मानव प्रजातियों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंथ्रोपोलॉजी के बाद हमारा एस्ट्रोलॉजी। तो एस्ट्रोलॉजी तो आपने सुना ही होगा। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, विभिन्न ग्रहों के मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा हमारा, वो किया जाएगा हमारा एस्ट्रोनॉमी के अंदर,
ठीक है, तो विभिन्न ग्रहों पर जो भी हमारे जितने भी प्लेनेट हैं उनका मानव के जीवन पर प्रभाव किसके अंदर स्टडी किया जाता है, हमारा एस्ट्रोलॉजी के अंदर। फिर उसके जस्ट बाद आता है हमारा, यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट जो प्रमुख शाखा है वो आती है हमारी एरोनॉटिक्स। तो बहुत सुना होगा एरोनॉटिक्स का नाम तो आपने। तो एरोनॉटिक्स क्या है? एरोनॉटिक्स एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो वायुयान संबंधी जितनी भी हमारे तथ्य हैं उनका अध्ययन हमारा एरोनॉटिक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो वायुयान से रिलेटेड जितने भी हमारी तथ्य हैं किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं? एरोनॉटिक्स के अंदर, आपने सुना भी होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हमारा इकोसिस, जो हमारा इकोस्टिक्स है, इकोस्टिक्स। ठीक है, तो ये जो हमारा साउंड रिलेटेड थिंग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं ध्वनि से रिलेटेड, वो किसके अंदर स्टडी की जाती है? इको का मतलब क्या होता है? इको का मतलब गूंज, सुना होगा ना आपने, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, उसे बोलते हैं इको। तो वही उसी से रिलेट कर लो यहाँ पे एकोस्टिक्स। तो एकोस्टिक्स का मतलब भी क्या होता है हमारा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं स्टडी, ध्वनि से संबंधित सभी विज्ञान किसके अंदर स्टडी किए जाते हैं? हमारा इकोस्टिक्स के अंदर। ठीक है, तो वही यहाँ पे मेंशन है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान। उसके बाद आता है हमारा सिरेमिक्स। सिरेमिक्स, तो सिरेमिक बर्तन वगैरह सुने होंगे ना आपने, पोट वगैरह। तो सिरेमिक्स का मतलब होता है हमारा जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उनके निर्माण की जो विधि जिसके अंदर स्टडी की जाती है उसे बोलते हैं हम सिरेमिक्स। तो यदि सिरेमिक्स की बात करें तो सिरेमिक्स क्या है हमारा, एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हमारा चीनी मिट्टी के बर्तन के निर्माण की विधि को हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कीमोथेरेपी। ठीक है, तो कीमोथेरेपी का क्या मतलब है कि मतलब केमिकल्स के थ्रू क्या करा जाएगा? हमारा कैंसर का उपचार किया जाता है इसके अंदर। तो कीमोथेरेपी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसमें क्या होगा? केमिकल कंपाउंड्स के थ्रू क्या करते हैं? कैंसर के रोग का क्या करते हैं? कैंसर जैसे रोगों का क्या किया जाता है? उपचार किया जाता है। तो मतलब कि रासायनिक यौगिकों से कैंसर जैसे रोगों का उपचार करना ही क्या है? हमारा कीमोथेरेपी। उसके बाद यदि हम बात करें तो आता है हमारा क्रायोजेनिक्स। तो मैंने बताया था हमारा पायरो का मतलब हाई टेम्परेचर, क्रायो का मतलब लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या मेंशन है? यहाँ पे मेंशन है हमारा क्रायोजेनिक्स। तो क्या क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या हुआ? हमारा लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर। तो वेरी लो टेम्परेचर मतलब कि हमारा निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हमारा क्रायोजेनिस। ठीक है, तो जो कि यहाँ पे मेंशन है, निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं के अध्ययन को ही क्या कहते हैं? हम क्रायोजेनिस कहते हैं। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो हमारी शाखा है वो है हमारे एक्स बायोलॉजी। तो एक्स बायोलॉजी के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं? तो एक्स बायोलॉजी की बात करें हम तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम जो पृथ्वी की इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आंतरिक अन्य ग्रह हैं, जो पृथ्वी के अंदर जो आंतरिक ग्रह हैं उन पर जीवन की संभावना, मतलब कि एक तरीके से जो भी अर्थ है, तो वैसे तो हमारे सौरमंडल में 8 प्लेनेट हैं, 8 ग्रह हैं। तो पृथ्वी के अतिरिक्त, अच्छा आंतरिक बोल दिया सॉरी, अतिरिक्त, तो क्या होगा? पृथ्वी के अतिरिक्त, यदि पृथ्वी के अतिरिक्त जितने भी हमारे ग्रह हैं, जैसे मंगल हुआ, मंगल पे जैसे 25 डिग्री पे झुका हुआ है मंगल, हमारी पृथ्वी 23.5 पे झुकी हुई है, वहां पे भी हमारी मौसम की संभावना है, पानी की संभावना है। तो हो सकता है इलॉन मस्क ने तो वैसे भी अपनी कमिट भी कर दिया है कि मैं आज से 10 साल बाद क्या कराऊंगा? बस्तियां बसाऊंगा, कहाँ पे? मंगल ग्रह पर। तो ऐसे ही मतलब कि पृथ्वी के अतिरिक्त किसी भी अन्य ग्रह पर यदि हम जीवन की संभावनाओं का अध्ययन, कितनी प्रोबेबिलिटी है वहां पे लाइफ की, उन प्रोबेबिलिटी का यदि स्टडी करते हैं तो वो किसके अंदर आएगा? हमारा एक्स बायोलॉजी के अंदर आता है। तो वही चीज इसके अंदर मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आता है हमारा एस्थेटिक्स। तो एस्थेटिक्स के अंदर क्या करेंगे हम? यदि बात करें हमारा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं, मतलब कि जितने भी हमारे सौंदर्य से जुड़ी चीजें हैं उनका जिसके अंदर अध्ययन करते हैं उसे हम एस्थेटिक्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है हमारा ईथोलॉजी। तो ईथोलॉजी का मतलब क्या है? जंतुओं का व्यवहार, मतलब कि बिहेवियर ऑफ एनिमल्स जिसके अंदर अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? हम ईथोलॉजी के नाम से जानते हैं। जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाएगा? ईथोलॉजी। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा एपिग्राफी। तो एपिग्राफ तो सुना होगा, एपिग्राफ का मतलब क्या होता है? हमारा शिलालेख। तो उसी से हम रिलेट कर लेंगे इसे। तो क्या आ जाएगा हमारा? एपिग्राफ। तो एपिग्राफ क्या हो जाएगा हमारा? शिलालेख संबंधी हमारे ज्ञान का अध्ययन। तो ये क्या आ जाएगा? ये तो सिंपल याद हो जाएगा हमारा, क्योंकि एपिग्राफ जानते हैं शिलालेख को कहते हैं। तो शिलालेखों संबंधी जितने भी ज्ञान है उसका अध्ययन जिसके अंदर किया जाएगा उसे एपिग्राफी बोल देंगे। फिर आता है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट जेनेटिक्स। तो मतलब कि जीवों के वंश, जो जेनेटिक्स से रिलेटेड जो अनुवांशिक चीजें हैं उनका जो अध्ययन किसके अंदर करा जाएगा? जेनेटिक्स के अंदर। मतलब कि जैसा कि यहाँ मेंशन है, जीवों के वंश परंपरा का अध्ययन अर्थात अनुवांशिक का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हमारा जेनेटिक्स कहते हैं। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइड्रोपैथी। तो हाइड्रोपैथी क्या है? हमारा जल से जो भी जितने भी, हाइड्रो का मतलब वाटर, मैंने बताया था, हाइड्रोग्राफ या हाइड्रोलॉजी,
हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर। हाइड्रो मतलब कि डेंसिटी, जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर मेजर कर रहे थे, मतलब कि जल से जुड़ी चीज़ें हाइड्रो के अंदर आएंगी, और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता से जुड़ी चीज़ें जो हैं वो हाइग्रो के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे हाइड्रो मतलब वाटर, और पैथी मतलब कि वाटर, मतलब कि जल से रोगों का उपचार करना ही क्या है, हमारा हाइड्रोपैथी है। ठीक है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यदि यहाँ पे बात करें तो क्या होगा, जल से क्या करना, हमारे रोगों का उपचार करना किसके अंदर आएगा, जल से रोगों की चिकित्सा करना किसके अंदर आएगा, हाइड्रोपैथी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइजीन। तो हाइजीन आप जानते ही हो, तो हाइजीन क्या होता है, यदि हाइजीन की बात करें तो क्या होगा, स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला एक विज्ञान। ठीक है, तो जिसके अंदर हम स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे तो वो क्या है, एक ऐसा विज्ञान जिसके अंदर हम हेल्थ से जुड़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो वो होगा हाइजीन। ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना, प्रॉपर हाइजीन रखो अपना, ठीक है, सैनिटाइज करो हाथों को हर तरीके से, तो वो क्या है, हाइजीन, मतलब कि जो स्वास्थ्य है हमारा उसकी देखभाल करने का जो विज्ञान है वो है हाइजीन। उसके बाद आता है हमारा होलोग्राफ। बोलते हैं ना, अभी हमारे जो जो दिल्ली है, दिल्ली में जो सुभाष चंद्र बोस है उनका होलोग्राफ लगाया था ना, तो जो होलोग्राफी है, होलोग्राफी इसके अंदर देखेंगे हम, होलोग्राफी कुछ नहीं है, जो हमारी लेजर पुंज है उनसे एक त्रिविमीय चित्र बनाते हैं, मतलब कि 3D चित्र बनाते हैं, जो वास्तव में नहीं होता है लेकिन हमें दिखाई पड़ता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोग्राफी। तो लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र, मतलब कि 3D पिक्चर बनाने की जो विधि है उसे क्या कहेंगे, हम होलोग्राफ कहेंगे। उसके बाद आता है हमारा होरोलॉजी। तो होरोलॉजी का मतलब क्या होता है, होरोलॉजी भी याद रखना है आपको। होरोलॉजी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे, होरोलॉजी जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे, यदि बात करें हम होरोलॉजी, तो समय मापने से संबंधित जो विज्ञान है वो क्या है हमारा, होरोलॉजी के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। यदि हम बात करें फिर आता है हमारा हिस्टोलॉजी। तो जैसे कि हमने जो बायोलॉजी का सेल चैप्टर था उसके अंदर डिस्कस किया था, एक देखा था साइटोलॉजी, साइटो बोलते हैं सेल कोई, कोशिका कोई, तो साइटोलॉजी मतलब कि हमारा कोशिका विज्ञान। ऐसे ही एक होता है हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी बोलते हैं हम, हिस्टो का मतलब ही होता है हमारा उत्तक, मतलब कि टिशू। तो हिस्टोलॉजी एक ऐसी विज्ञान है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम उत्तकों का, टिशू का अध्ययन करते हैं। उसके बाद आएगा हमारा हीलियोथेरेपी। हीलियो का मतलब, हीलियो किससे रिलेटेड होता है हमारा, हीलियो का मतलब होता है सूर्य, सन की किरणों से रिलेटेड होता है हमारा हीलियो। इसका मतलब सूर्य की किरणों से रोगों का यदि हम उपचार कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा हमारा, हमारा हीलियोथेरेपी। कीमोथेरेपी देखा था केमिकल से, केमिकल कंपाउंड से यदि हम रोगों का उपचार कर रहे हैं तो वो केमोथेरेपी, कीमोथेरेपी। ऐसे हीलियोथेरेपी मतलब कि सूर्य की किरणों से यदि रोगों का उपचार कर रहे हैं तो वो आएगा हमारा हीलियोथेरेपी के अंदर। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा माइक्रोलॉजी। तो माइक्रोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं, फाइकोलॉजी और माइकोलॉजी, कवक और शैवाल, इन दोनों के अध्ययन को एक को माइक्रोलॉजी बोलेंगे, एक को हम फाइकोलॉजी बोलेंगे। तो इसके अंदर पहला क्या दिया हुआ है हमारा, माइकोलॉजी। तो माइक्रोलॉजी का मतलब क्या हुआ, हमारा कवकों का अध्ययन। ठीक है, जैसे अभी आया था ना, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस। ठीक है, तो कवक और शैवाल, माइक्रोलॉजी और फाइकोलॉजी दोनों याद रखने हैं। तो माइकोलॉजी क्या है, कवकों का अध्ययन। ठीक है, फिर आते हैं मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी क्या है, जो हमारा मेजरमेंट साइंस है उसका अध्ययन। तो मेट्रोलॉजी, तो मेट्रो, मीटियोलॉजी नहीं, मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी का मतलब है मेजरमेंट, माप। तो ये कौन सा विज्ञान है, माप विज्ञान कहा जाता है किसको, मीट्रोलॉजी को, जिसके अंदर हमारा मेजरमेंट्स का स्टडी की जाती है। उसके बाद आता है हमारा, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स के अंदर, मतलब कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्या आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक है, जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, सिक्कों का अध्ययन करते हैं। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, सिक्कों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद जैसा कि हमने देखा, फिर उसके बाद आता है हमारा ओडोंटोग्राफी। तो ओडोंटो आपने सुना होगा। ठीक है, ओडोंटो का मतलब क्या होता है, ओडोंटो का मतलब होता है टिथ, मतलब कि दांत। तो दांतों से जुड़ी बीमारी आएगी इसके अंदर। तो जो ओडोंटोलॉजी है हमारा, ओडोंटोग्राफी है। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है ओडोंटोग्राफी, मतलब कि जो दांत है उनका अध्ययन, स्टडी ऑफ टीथ क्या आएगा, किसके अंदर आ जाएगा हमारा, ओडोंटोग्राफी के अंदर आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा, ओडोंटोग्राफी, मतलब कि दांतों का अध्ययन। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी वो है ऑर्थोपिडिक्स। ऑर्थोपिडिक्स का मतलब हुआ जो विकलांगता है। ठीक है, दिव्यांगता नहीं, विकलांगता। तो विकलांगता का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे बोलते हैं हम ऑर्थोपिडिक्स। फिर आता है हमारा पोमो। यदि हम बात करें हमारे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी क्या है हमारा, पोमोलॉजी है हमारी फल। पोमो का मतलब ही होता है हमारा फल। ठीक है, फ्रूट्स। तो स्टडी ऑफ फ्रूट्स मतलब कि फलों का अध्ययन किसके अंदर होता है हमारा, पोमोलॉजी। बहुत बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है। फिर आता है पेडामॉगी। तो पेडामॉगी का मतलब क्या हुआ, जो हमारा अध्यापन है, अध्यापन की जो कला होती है उसके, उसका जिसके अंदर स्टडी की जाती है, मतलब कि अध्यापन कला का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे बोलते हैं हम पेडामॉगी। उसके बाद आता है हमारा फैली या फिलेटेली। तो फिलेटेली का मतलब क्या हुआ, फिलेटेली का मतलब है जिसके अंदर हमारा जो टिकट कलेक्ट किए जाते हैं ना,
तो उसका अध्ययन जिसके अंदर होगा, मतलब कि टिकट एकत्रित करने की जो प्रवृत्ति है और उसकी जो कला है उसका अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे बोलते हैं हम फिलेटेली। ठीक है, तो आरबी जो हमारा आरआरबी है, रेलवे के जो एग्जाम है हमारे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2, ठीक है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो क्या हमारा फिलेटेली, टिकट एकत्रित करने की प्रवृत्ति और कला का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, फिलेटेली के अंदर किया जाता है। उसके बाद यदि हम देखें तो हमारा आ जाता है हमारा फिनेटिक्स। तो फिनेटिक्स क्या है, फिनेटिक्स के अंदर किसका अध्ययन करेंगे, तो यदि बात करें हम फिनेटिक्स की तो ये है हमारा जो स्वर ध्वनियां हैं, जो वोवल साउंड है उसका अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है, जो वर्ण है हमारे उनका अध्ययन जिस साइंस के अंदर किया जाता है, साइंस की जिस शाखा के अंदर किया जाता है उसे बोलते हैं हम क्या, हमारा फिनेटिक्स, मतलब कि स्वर ध्वनियों का अध्ययन, वोवल साउंड का अध्ययन जिसके अंदर किया जाएगा वो फिनेटिक्स है। उसके बाद आ जाता है हमारा फाइकोलॉजी। हमने वहां देखा माइकोलॉजी, अब देखे माइक्रोलॉजी, अब आते हैं फाइकोलॉजी। तो फाइकोलॉजी क्या है, वहीं वहीं पे मैंने बताया था किसका अध्ययन है, शैवालों का अध्ययन इसके अंदर किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट है हमारा टेलीपैथी। टेलीपैथी का मतलब क्या हुआ, यदि टेलीपैथी की बात करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हमारा जो जो मानसिक हमारा दुर्संवेदन है उसकी जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन जिसके अंदर किया जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारा, किसके अंदर आ जाएगा, हमारा टेलीपैथी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आता है वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी नाम से ही क्लियर है, क्या आएगा, वायरस। तो वायरोलॉजी का मतलब क्या है, वायरस। इसकी ट्रिक भी मैंने मेंशन की हुई है, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे चापो, ये सारे क्या हैं, वायरस से होने वाली डिसीज की ट्रिक है। तो ये क्या आएगा, वायरोलॉजी से हम रिलेट कर लेंगे हमारा वायरस। इसका मतलब क्या हुआ, वायरस का अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा, हमारा वायरोलॉजी के अंदर किया जाएगा। ठीक, हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा फिजिक्स के अंदर प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। ठीक है, जिसके अंदर हम देखेंगे जितने भी हमारे भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स के अंदर हमारे महत्वपूर्ण आविष्कार है, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा फिजिक्स के अंदर, वो सभी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। जैसे हम बात करें, जैसे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन आवेश की माप है किसके द्वारा खोज की गई थी, योगदान किसका था, हमारा हमारा मिलीकॉन का। ठीक है, तो जो भी हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें इसके अंदर कुछ जो मेन दिए हुए हैं, कुछ बायोलॉजी पे बेस भी हैं, कुछ फिजिक्स बेस भी हैं। जैसे बात करें हम पहला, तो सबसे जो पहला है हमारा, पहला आ जाता है हमारा इंसुलिन की खोज किसने की है। तो इंसुलिन की खोज ये तो बहुत फेमस है, फिजिक्स बायोलॉजी के अंदर भी पूछा जाता है। तो बेंटिक ने खोज की थी हमारे इंसुलिन की। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बात करें तो जो हृदय प्रत्यारोपण है, जो हमारा हार्ट ट्रांसप्लांट है, वो किसके द्वारा खोज की गई थी, सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, ये हमारा क्रिश्चियन बेनार्ड द्वारा। ठीक है, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड ने किसकी खोज की थी, हमारी किसका आविष्कार किया था, हमारा जो हृदय प्रत्यारोपण है इसकी। तो फिर उसके बाद यदि हम बात करें, हमारा नेक्स्ट आ जाता है प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार के अंदर हमारा हैजे का टीका। ठीक है, तो हैजा का टीका का आविष्कार किसने किया था, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये आ जाएगा हमारा रॉबर्ट कोच। तो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था। उसके बाद हमारा RNA मतलब कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड के टाइप होते हैं हमारे, दो होते हैं हमारा, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब कि DNA, और राइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब कि RNA। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि RNA, जो RNA है इसके आविष्कारक का नाम क्या है हमारा, तो वो आ जाएंगे हमारे ऑर्थर बर्ग और जेम्स वॉटसन। ठीक है, उसके बाद DNA। तो DNA तो बहुत फेमस है, एग्जाम्स में रिपीट होता है, बार 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 पूछा जाता है। तो DNA डी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म है, किसके द्वारा खोजा गया था, हमारा जेम्स वॉटसन और क्रिक। तो सिंपल भाषा में आपसे पूछा जाता है वॉटसन और क्रिक, तो किसके द्वारा की गई थी, वॉटसन और क्रिक द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद बात करें हमारा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन क्या आ जाएगा हमारा, ये है हमारा पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन की खोज जो आविष्कारक का नाम है वो है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट हुआ है। तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किसकी खोज की गई थी, हमारी पेनिसिलिन की खोज की गई थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है हमारा रक्त परिवहन। ठीक है, तो रक्त परिवहन मतलब कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी की थी हमारे विलियम हार्वे ने। लेकिन यहीं पे आपसे पूछा जाता कि ब्लड ग्रुप की किसने की है, तो तब आते हमारे यहाँ कार्ल लैंड स्टीनर। लेकिन आपसे पूछा गया हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो परिवहन तंत्र जो ब्लड रक्त परिवहन है उसकी खोज किसने की थी हमारा, तब बोलेंगे हम विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो विलियम हार्वे, ब्लड ग्रुप की कार्ल लैंड स्टीनर। ठीक है, दोनों ही एग्जाम में बार बार पूछे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे होम्योपैथिक चिकित्सा। तो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक यदि आपसे पूछ लिया जाए तो पूछा भी गया है डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, तो होम्योपैथी के जनक कौन आ जाएंगे हमारे, ये आ जाएंगे हैनीमैन। हैनीमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैनीमैन। फिर बात करें चेचक का टीका, तो बहुत फेमस है, इन्हें तो बताने की जरूरत नहीं है। तो चेचक का टीके की खोज किसने की थी, हमारा एडवर्ड जेनर ने। तो कौन आ जाएंगे हमारे, एडवर्ड जेनर। उसके बाद टीबी जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस है, इसके चिकित्सा किसने खोज की थी, इसकी चिकित्सा की है इसके टीके की, तो रॉबर्ट कोच आ जाएंगे यहाँ पे। कौन आ जाएंगे हमारे, रॉबर्ट
कोच। उसके बाद हमारा हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या है? रेबीज की बीमारी जो कुत्ता काटने से होती है ना, रेबीज, हाइड्रोफोबिया। इसमें इंसान पानी से डरने लगता है, डर डर के भागने लगता है पानी से। ठीक है, तो ये किसके अंदर कब होता है? जब हमारा पागल कुत्ता काट खाता है तब होता है ये। क्या बोलते हैं इसे हम? इसे या तो रेबीज के नाम से जाना जाता है या फिर हमारा हाइड्रोफोबिया। तो यदि आपसे पूछा जाए हमारा हाइड्रोफोबिया, तो हाइड्रोफोबिया का जो टीका है वो किसके द्वारा खोजा गया था? तो वो आ जाएंगे हमारे लुईज पास्चर। उसके बाद हमारा आता है विटामिन ए। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए की खोज बहुत बार पूछा जाता है ये। तो विटामिन ए की खोज की गई थी जिसकी कमी से क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछ लिया जाएगा पहले तो आपसे। तो क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है हमारा किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज? हमारा मैकमुलन। तो जो हमारा मैकुलन है, मैकुलन के द्वारा ही हमारा किसकी खोज की गई थी? विटामिन बी की भी, जिससे हमारा बेरी बेरी रोग होता है जिसकी कमी से। ठीक है, तो उसकी खोज भी हमारी किसके द्वारा की गई थी? हमारे मैकुलन के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो विटामिन बी भी आ जाएगा, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है हमारा? यदि बात करें थाइमीन, तो इसका क्या होगा? रासायनिक नाम है। फिर बात करें, आपसे पूछा जाए विटामिन सी, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा हमारा? विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो वो होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और खोज किसने की थी? ठीक है, तो वो हमारे आ जाएंगे यूजॉक्स होल्ट। कौन आएंगे? यूजॉक्स होल्ट। उसके बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए विटामिन ए बी सी डी, तो इससे रिलेटेड भी कुछ तथ्य पूछे जाते हैं डायरेक्ट। हमारे कितनी विटामिन होती हैं हमारी? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है, तो ये विटामिन है मेनली। ठीक है, तो इसकी ट्रिक याद रखो, बस इनके रासायनिक नाम की ट्रिक है, सिंपल सी, उसे याद कर लो, सारी इनके सबके नाम याद आ जाएंगे। रथ, ठीक है, एक, ठीक है, टॉफी, टॉफी या रथ पर एक टॉफी, इसे याद कर लो तो ये सब कुछ याद हो जाएगा इसी से। यदि आपको ये याद है तो मतलब कि रथ एक ट्रॉफी याद है तो ये सारा याद हो गया। देखो अब कैसे, जैसे आपसे पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम, तो रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम थाइमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का हमारा कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का हमारा ट्रोकोफेरॉल। और विटामिन के का फ्लोकोनिन। ये रासायनिक नाम हो गए। इसके अलावा भी आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर भी क्या होता है? यदि कीड़ा है, मान लिया आपके पास ये गिलास है, ये हमारा खाली गिलास है, ठीक है, इसके अंदर मान लिया अब हमने क्या भर दिया इसके अंदर? ये जो वाटर भरूंगा, और वाटर भरने के अंदर, वाटर भरने के बाद में इसके अंदर कीड़ा डाल दूं, कीड़ा, मान लिया ये हमारा कीड़ा है, कीड़ा, तो क्या होगा? ये कीड़ा दिखाई दे जाएगा बाहर से। यदि वाटर है इसके अंदर, यदि इसके अंदर मैं ऑयल भरूं, ऑयल या फैट या लिक्विड भरूं, और कोई ऑयल, फैट, वसा भर दूं इसके अंदर, वसा, तो क्या होगा? ये कीड़ा दिखेगा नहीं, क्योंकि वो गाढ़ा होता है, दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कीड़ा इसके अंदर क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। तो कीड़ा, कीड़ा क्या हो गया? घुल गया। तो इसी से हमारी ट्रिक बन गई कि जो कीड़ा है हमारा, मतलब कि कीड़ा का मतलब क्या हुआ? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये होते हैं ऑयल सॉल्युबल, वसा में घुलनशील। इसके अलावा जो बचे हमारे बीसी, विटामिन बी, विटामिन सी, तो बीसी भैंस गई पानी में। वैसे तुम जानते हो क्या होती है बीसी की फुल फॉर्म, लेकिन बीसी आपको याद रखना है। तो बीसी वो विटामिन है जो जल में घुलनशील होते हैं, और कीड़ा किस में घुलनशील होता है? वसा में। तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये तो है वसा में घुलनशील, मतलब कि ऑयल सॉल्युबल। और विटामिन बी, विटामिन सी, ये हैं हमारे क्या? हमारे वाटर सॉल्युबल, मतलब कि जल में घुलनशील हैं ये दो विटामिन। और इनके रासायनिक नाम हमने देख लिए, जिसकी ट्रिक क्या है हमारी? रथ एक ट्रॉफी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। तो आगे बात करें हमारे जो आविष्कार हैं उनमें, तो आता है हमारा विटामिन डी। ठीक है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है? हमारा रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? हमने अभी ऊपर देखा है, क्या आ जाएगा हमारा? कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो विटामिन डी आपसे पूछ लिया जाए तो विटामिन डी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो तब आ जाते हैं हमारे एफ.जी. हॉपिंग्स। तो एफ.जी. हॉपिंग द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बैक्टीरिया, जीवाणु की खोज। तो ये तो सब जानते हैं कि मृत कोशिका, जो हमारी मृत कोशिका की थी, उसकी खोज की थी सबसे पहले किसने? हमारी मृत कोशिका पूछा जाए तो की थी हमारे एंटी वॉन लीवॉन हॉक ने, तो की थी हमारी जीवित कोशिका की। और हुक जो थे, रॉबर्ट हुक, उनके द्वारा मृत कोशिका की खोज की गई थी। इसी वजह से बैक्टीरियोलॉजी के जो जनक हैं वो कहे जाते हैं रॉबर्ट हुक। लेकिन बैक्टीरिया के जो पहली बार जीवाणु की खोज की थी तो वो की गई थी हमारे एंटी वॉन लियोन हॉक ने, क्योंकि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? हमारे ल्यूवेन हॉक के द्वारा की गई थी। तो यहां कौन आ जाएंगे हमारे? बैक्टीरिया या जीवाणु की खोज किसके द्वारा की जाएगी? एंटी वॉन ल्यूवेन हॉक के द्वारा। उसके बाद आते हैं हमारे विषाणु, मतलब कि वायरस।
ठीक है। तो वायरस भी क्या है, हमारा एक टाइप है किसका, हमारे पैथोजन का। तो क्या आ जाएगा हमारा, यदि बात करें हमारे विषाणु वायरस की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो ये आ जाएंगे हमारे इवानोवेस्की। तो इवानोवेस्की के द्वारा किसकी खोज की गई थी, हमारी वायरस की खोज की गई थी। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो पोलियो का जो टीका है उसकी खोज, तो दो तरीके से पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। तो जब आपसे बोला जाए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की है, तो तब तो आंसर आपका आना चाहिए हमारा जॉन साल्क। तो पोलियो के टीके की खोज तो की थी हमारे किसने, जॉन सॉल्क ने। आपसे पूछा जाए पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी, तो पोलियो ड्रॉप की खोज की थी हमारी, खोज मतलब कि खोज नहीं, इन्वेंशन, डिस्कवरी नहीं, इन्वेंशन किसने की थी, तो कौन आ जाएंगे हमारे, एल्बर्ट सेबिन। तो एल्बर्ट सेबिन के द्वारा क्या गया था, हमारा जो पोलियो का ड्रॉप है इसका आविष्कार किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें, आपसे पूछ लिया जाए गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं हमारी, ये किसके द्वारा आविष्कार इन्वेंट की गई थी, तो ये आ जाएंगे, तब आपसे पूछ लिया जाए तो ये आ जाएंगे गर्भ निरोधक गोलियां का आपसे पूछा जाए तो कौन होंगे, हमारे हमारे पिनकस। ठीक है, तो कौन है वो, पिनकस। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बीसीजी का टीका। ठीक है, तो यदि बीसीजी का टीका है तो बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो इसके लिए तो किसी भी ट्रिक की जरूरत नहीं है, बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स के अंदर। तो ये किसने किया गया है, यूरिन कॉलमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है बीसीजी का टीका, यूरिन कॉलमेट के द्वारा। फिर बेरी बेरी की चिकित्सा, जो बेरी बेरी हमारी विटामिन बी की कमी से होता है, इसका चिकित्सा किसके द्वारा की जाती है, तो यदि इसकी चिकित्सा पूछ ली जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा किसके द्वारा दी गई थी, हमारा आइजक मैन द्वारा। कौन आ जाएंगे, हमारे आइजक मैन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मलेरिया की चिकित्सा। जो मलेरिया का चिकित्सा है उसकी खोज किसने की थी, तो उसकी खोज आ जाएगी हमारी डॉक्टर रोनाल्ड रॉस। तो आपको याद रखना है डॉक्टर रोनाल्ड रॉस के द्वारा। ठीक है, तो ये बायोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ भी जब हम पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड जितने भी हमारी चीज़ें हैं तो वो हमने यहीं पे स्टडी कर ली है, ताकि आपको फिजिक्स के अंदर भी ये इसका फ़ायदा मिल जाए और हमारा बायोलॉजी के अंदर भी। ठीक है, उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें इसके अंदर तो वो आ जाएगा जेनेटिक कोड। तो जेनेटिक कोड किसके द्वारा दिया गया था, हमारे भारत के वैज्ञानिक है, कौन आ जाएंगे हमारे जेनेटिक कोड के केस में, तो वो हो जाएंगे हमारे जेनेटिक कोड की बात करें तो वो होंगे हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो हरगोविंद खुराना आएंगे, जिसके लिए इन्हें क्या दिया गया था हमारा, यदि बात करें हरगोविंद खुराना की तो इन्होंने किसकी खोज की थी, हमारे जेनेटिक कोड की। ठीक है, फिर उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे डीडीटी। तो डीडीटी के खोजकर्ता कौन है, तो डीडीटी भी आपको याद रखना है। तो डीडीटी क्या आ जाएंगे हमारे डॉक्टर पाल मूलर। तो डॉक्टर पाल मूलर किसके हैं हमारे, क्योंकि हमें पूरी फिजिक्स करानी है तो साथ के साथ जितने भी हैं, जितनी स्पीड हो पाएगी उस स्पीड से रिवीजन कराना है, क्योंकि बाकी जो भी हमारे रिसेंट में एग्जाम आ रहे हैं उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होगी फिजिक्स की वीडियो। ठीक है, तो जब हम डिटेल में कवर कराएंगे तब तो सारी चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ा क्विकली कराना है चीज़ों को, क्योंकि पूरी फिजिक्स करनी है आज कंप्लीट। ठीक है, तो डॉक्टर पाल मूलर किसके हैं, हमारे डीडीटी के। उसके बाद नेक्स्ट आता है एस्प्रीन। तो एस्प्रीन के, ये तो आपको पता ही होगा एस्प्रीन क्या है, एस्प्रीन के हैं हमारे ड्रेसर। नेक्स्ट बात करें परमाणु भट्टी, जो हमारा एटॉमिक रिएक्टर होता है। ठीक है, तो इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो आ जाएंगे हमारे एनरिका फर्मी। इन्हीं के नाम पे हमारा क्या रखा गया था, यदि बात करें इसकी यूनिट, जो न्यूक्लियर एनर्जी इसकी यूनिट भी होती है हमारी। यदि बात करें जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, 10 की पावर माइनस के 10 की पावर बात करें तो 10 की पावर के माइनस के 15 मीटर, और इसे क्या बोलते हैं, एक फर्मी या फिर एक फेम्टो। तो इससे रिलेट करके आपको याद रखना है कि एनरिका फर्मी परमाणु भट्टी जो एटॉमिक रिएक्टर है उसके आविष्कारक हैं। उसके बाद बात करें हम एरोप्लेन की, वायुयान की, तो वो आप जानते ही होंगे कौन है, हमारे बंटन बंधु, मतलब कि जो हमारे राइट बंधु, बंटन बंधु ना, राइट बंधु। तो राइट बंधु किसके अंदर आ जाएंगे, हमारे किसकी खोज की है इन्होंने, एरोप्लेन की, तो क्या आ जाएंगे हमारे राइट बंधु। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आती है बाइसिकल। तो बाइसिकल तो आप साइकिल लेकर आपको अपने दोस्त से मिलने जाना है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाइसिकल की खोज किसने की है, तो ये आ जाएंगे हमारे मैकमिलन, मिलने जा रहे हो साइकिल लेके। फिर उसके बाद कंप्यूटर सब जानते हैं, तो कंप्यूटर के जनक कौन है, हमारे चार्ल्स बेबेज। तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है याद करने की, ये कंप्यूटर के अंदर भी डिस्कस करेंगे। फिर बैरोमीटर हमने ऊपर देखा ही है। बैरोमीटर क्या है, बैरोमीटर क्या है, एक डिवाइस है जिसके द्वारा हमारा क्या मेजर किया जाता है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर किया जाता है बैरोमीटर के द्वारा। ठीक है, जो कि कितना होता है हमारा, यदि बात करें तो 1 बार के करीब होता है, अप्रॉक्स 1 बार के करीब होता है। तो ये क्या है, ये जो बैरोमीटर है इसकी खोज की थी हमारी टॉर्सैली ने। किसके द्वारा की गई थी, हमारे टॉर्सैली नाम के वैज्ञानिक है, इनके द्वारा इसकी
खोज की गई थी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। बात करें उसके बाद, तो नेक्स्ट है हमारे कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज आपसे पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की खोज की थी हमारे बेनर्ड, एकर्ट व मैन्यूली ने, तो जो कि यहाँ पे मेंशन है। यदि आपसे कंप्यूटर का जनक पूछा जाए तो तब आते हमारे कौन आ जाएंगे हमारे, यदि बात करें हमारे कंप्यूटर के, तो चार्ल्स बेबेज। बात करें प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था, तो तब आ जाएंगे हमारे जे गुटेनबर्ग, इनके द्वारा किया गया था। रेडार की बात करें, ठीक है, तो रेडार क्या आ जाएगा हमारा, रेडार की खोज की थी टेलर एवं यंग ने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी लैम्प, तो सेफ्टी लैम्प की खोज की थी सर सर एम्फ्री देवी ने। टेलीविजन की बात करें तो बहुत फेमस है हमारा जॉन लोगी बेयर्ड, तो जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन जो टीवी है हमारा, इसकी खोज की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिफ्ट। जो लिफ्ट होता है एलिवेटर से दूसरा जो होता है, हम एक स्थान मतलब कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए जिसका यूज करते हैं, उस लिफ्ट की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो लिफ्ट का इन्वेंशन आपसे पूछ लिया जाए, खोज मतलब कि इन्वेंशन, डिस्कवरी वाला नहीं, इन्वेंशन वाला। ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी, तो वो आ जाएंगे हमारे लिफ्ट की आपसे पूछा जाए तो वो आएंगे हमारी एलिसा ग्रेविस ऑटिस के द्वारा की गई थी। फिर रेखा गणित की स्थापना, तो जो हमारा रेखा गणित है, ठीक है, तो रेखा गणित की खोज किसके द्वारा की गई थी, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे यूक्लिड। ठीक है, तो ये यूक्लिड थ्योरम भी पढ़ी होगी आपने 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, जो नंबर सिस्टम है उसके अंदर ही। उसके बाद बात करें हम टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप आपने देखा ही होगा, टेलीस्कोप का मतलब क्या है, दूरदर्शी। ठीक है, तो दूरदर्शी का काम क्या है, दूरदर्शी मतलब दूर, बहुत ही दूर की वस्तुओं को देखना। ठीक है, तो किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी टेलीस्कोप की, माइक्रोस्कोप मतलब कि सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप मतलब कि दूरदर्शी, किसके द्वारा की गई थी, हमारा गैलीलियो। ठीक है, यदि बात करें जो हमारा फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसे हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ तो बोलते ही हैं, तो वहाँ पे भी गैलीलियो का यूज होगा। और टेलीस्कोप की खोज भी किसके द्वारा की गई है, हमारे गैलीलियो द्वारा की गई है। उसके बाद बात करें हमारा जो हमारा रिवॉल्वर है, तो रिवॉल्वर की खोज किसके द्वारा की गई है, रिवॉल्वर, तो रिवॉल्वर से क्या है हमारा कोल्ट आ जाएगा, कोल्ट, तो रिवॉल्वर की खोज किसके द्वारा, कोल्ट के द्वारा की गई है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तो फिर आता है हमारा अंधों के लिखने की, जो पढ़ने की, लिखने पढ़ने की जो लिपि है, उसकी खोज किसने की थी, तो लुईस ब्रेल दिवस बनाया जाता है 4 जनवरी को। ठीक है, तो तभी हमारे जो लुईस ब्रेल है उनके द्वारा की गई थी, किसकी खोज, हमारा जो ब्रेल लिपि है उसकी, तो ब्रेल लिपि किसके द्वारा गई, हमारे आ जाएंगे इसमें अंधों के लिखने पढ़ने की जो लिपि है किसके द्वारा, लुईस ब्रेल के द्वारा। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण गति के नियम किसके द्वारा दिए गए, हमारे किसके द्वारा, हमारे मोस्ट फेमस जो साइंटिस्ट हैं उसके द्वारा, कौन आ जाएंगे, हमारे न्यूटन। उसके बाद हमारा लॉगरिथम जो हमारा लघु गुणक है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई है, तो लघु गुणक, ठीक है, लॉग की, तो लॉग 2 टाइप का होता है। ठीक है, लॉग जिसका बेस 2 हो और लॉग 10, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी इसकी खोज, जॉन नेपियर के द्वारा, लघु गुणक। उसके बाद आएगा हमारा कैस्कोग्राफ। ठीक है, तो कैस्कोग्राफ क्या था, जो ग्रोथ ऑफ प्लांट है उसकी स्टडी जिसके अंदर की जाती है, उसे उस यंत्र को क्या कह रहे थे हम, कैस्कोग्राफ। तो उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, हमारी जेसी, जो हमारे जेसी बोस हैं इनके द्वारा, तो क्या आ जाएंगे हमारे जेसी बोस। उसके बाद यदि हम बात करें तो जो नेक्स्ट आविष्कार इन्वेंशन है हमारा वो क्या होगा, वो आ जाएगा हमारा सिलाई मशीन। तो सिलाई मशीन की खोज किसके द्वारा की गई थी, आपसे पूछ लिया जाए तो सिलाई मशीन आ जाएगा हमारा इलियास हो, बहुत ही फेमस है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो इलियास हो द्वारा किसकी खोज की गई थी, सिलाई मशीन की। ठीक है, तो अब हमने ये जितने भी हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं वो कवर कर लिए, इसके अंदर उनके जो इन्वेंशन है वो भी देख लिए। इसके अलावा कुछ भौतिक विज्ञान के भी हैं, जिसे आपसे पूछ लिया जाए जो हमारे जो बहुत ही फेमस है, जैसे हमारा चंद्रशेखर वेंकट रमन, उनको हमारा जो जो नोबल मिल चुका है। ठीक है, तो क्या आ जाएंगे हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन, किसके लिए, हमारा जो रमन प्रभाव है या अणुओं द्वारा जो प्रकाश की जो अप्रत्यास्थ प्रकीर्णन होता है उसके लिए दिया गया है। इसके अलावा हमारे सत्येंद्र नाथ बोस हैं, क्वांटम जो मैकेनिज्म है उसके लिए। इसके अलावा हमारे होमी जहांगीर भाभा हैं, उन्हें जो कॉस्मिक विकिरण है उनके सोपानी प्रक्रम के लिए। या एस चंद्रशेखर, जिसके अंदर हमारी चंद्रशेखर सीमा, आपने जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसके अंदर डिस्कस किया होगा। चंद्रशेखर सीमा का मतलब क्या है, 1.4 टाइम किसका, मास ऑफ सन, ये क्या थी हमारी चंद्रशेखर सीमा है। इससे कम है तो आ जाएगा हमारा पल्सर तारा, इससे ज़्यादा है तो क्या बन जाएगा हमारा ब्लैक होल। तो ये चंद्रशेखर सीमा है, किसके द्वारा खोजी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी, एस चंद्रशेखर द्वारा, चंद्रशेखर सीमा। इसके अलावा तारों की जो संरचना है
और विकास है, उसके ऊपर भी हमारी थ्योरी किसके द्वारा पेश की गई थी, हमारे चंद्रशेखर द्वारा। ठीक है, इसके अलावा आपसे फिजिक्स के अंदर आइजैक न्यूटन का जैसे गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, इसके अलावा गति के जो नियम है 3 वो, इसके अलावा पूछ लिया जाए जो परावर्ती दूरदर्शक है वो उसकी खोज। ठीक है, तो ये भी इसके अंदर आएगा। इसके अलावा जो हमारे जगदीश चंद्र बोस हैं, उन्होंने जो हमारी अति लघु रेडियो तरंगे हैं, या आप कह सकते हो जो हमारा कैस्कोग्राफ है, जो अभी अभी देखा था हमने पौधे की वृद्धि के लिए, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जगदीश चंद्र बोस का। ठीक है, तो वो याद रखना है हमारा। इसके अलावा जो बहुत फेमस है, जो कि मैंने इसके अंदर मेंशन नहीं किए हैं, जैसे हमारे आइंस्टीन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो इनके द्वारा भी कुछ खोज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। जैसे प्रकाश विद्युत सेल की खोज इनके द्वारा की गई थी। जो प्रकाश विद्युत नियम है वो इसके द्वारा दिया गया था। जो हमारा रिलेटिविटी का जो सिद्धांत है, जो हमारा सापेक्षता का सिद्धांत है, वो भी हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ही दिया गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, जड़त्व का नियम गैलीलियो मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये कुछ फेमस जितने भी हमारे विभिन्न देशों के जितने भी हमारे भौतिकविद थे, उनके प्रमुख योगदान को हमने इसके अंदर डिस्कस किया। कुछ जीव विज्ञान से रिलेटेड जो हमारे जो साइंस के क्षेत्र थे और उसके अंदर जो वैज्ञानिक है उनका कंट्रीब्यूशन, उन्होंने किस चीज़ की खोज की, वो भी हमने। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इसके अंदर महत्वपूर्ण कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसमें हमारा पहला अनुसंधान की बात करें तो वो आ जाता है हमारा इसके अंदर, यदि बात करें तो वो होगा हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पे की गई है, हमारी न्यू दिल्ली। तो ये कहाँ पे है, हमारा नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, ये हमारा कानपुर उत्तर प्रदेश में है, जो कि चमड़े के लिए फेमस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे जो हमारा सुगर केन है, यहाँ पे सुगर केन लिखा हुआ है, ये यहाँ आएगा सुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट होगा हमारा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वनस्पति से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, हमारे उत्तर प्रदेश के जो हमारी राजधानी है वहाँ लखनऊ में। तो ये आ जाएगा हमारा लखनऊ। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये है हैदराबाद में, हमारा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमारा ग्रामीण विकास है उसके लिए, तो ये भी कहाँ पे है, हमारा हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। उसके बाद सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है जोधपुर राजस्थान में। तो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, हमारा ये आ जाएगा जोधपुर राजस्थान में। उसके बाद यदि नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है हमारा मैसूर में। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, हमारा मैसूर कर्नाटक में। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नो। तो फिशरीज टेक्नो कहाँ पे है, हमारा कोचिन, कहाँ पे, कोचिन केरल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये आ जाएगा हमारा कहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा शिमला हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद यदि हम नेक्स्ट बात करें, बहुत बार रिपीट हुआ है ये पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर यदि हम देखें तो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये तो बहुत फेमस है। राइस चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, हमारा ये है कटक उड़ीसा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा कहाँ पे है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। तो बहुत ही फेमस है ये, तो कहाँ जाएगा, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। तो ये हमने जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट थे इंपॉर्टेंट वो देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा भौतिक विज्ञान को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक जो हमारे इंपॉर्टेंट हमारे जो चैप्टर थे जो कि बायो से भी रिलेटेड थे और फिजिक्स से भी, वो हमने इसके अंदर डिस्कस किए। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।